तो एडवांस अकाउंट में आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? एडवांस जर्नल एंट्री। जी, डिफाइन नहीं करा था ना मैंने कुछ, बस ऐसे ही बताया था। एडवांस जर्नल एंट्रीज़ में किसी भी बिज़नेस में कुछ एक्सपेंस बहुत कॉमन होते हैं, लाइक सैलरी है, दूसरा रेंट है, और बहुत सारे बिल्स होते हैं, यूटिलिटी बिल्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। उन एक्सपेंसेस में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सपेंस सैलरी है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, एक कॉमन एक्सपेंस है। कंपनी के हिसाब से ये एक एक्सपेंस है। तो जब कंपनी सैलरी पेड करती है तो बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी कुछ डिडक्शंस करती है। डिडक्शंस मतलब कटौती, यानी उसकी सैलरी से कुछ पैसे कट जाते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे पीएफ का पैसा, तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। फिर ईएसआई, इसका मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसे सिंपल लैंग्वेज में आप मेडिकल बेनिफिट कह सकते हैं। तीसरा प्रोफेशनल टैक्स, और चौथा टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, SOURCE, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये आपकी सैलरी से ये पैसा कट जाता है। ये मैं नहीं कह रहा कि सब कंपनियों में ऐसा होता है, कहीं पे कुछ भी नहीं कटता है। कुछ कंपनियों में सिर्फ पीएफ कटता है, कुछ कंपनियों में पीएफ और ईएसआई दोनों कट जाता है, कुछ कंपनियों में कुछ नहीं कटता, टीडीएस कट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कब पीएफ लगना चाहिए, कब कटना चाहिए, कितना कटेगा, और कटेगा तो उसकी एंट्री कैसे होगी, एक कंपनी के हिसाब से अगर सोचे तो इसे रफ कर दे कि किसी भी बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें से ये कुछ एक्सपेंस हैं जो बहुत कॉमन हैं। मैं उनमें से एक की बात कर रहा हूँ, सैलरी की, जो कि एक कॉमन एक्सपेंस है। और इसमें जब सैलरी का पेमेंट होता है तो बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, सैलरी से कुछ पैसे कट जाते हैं और फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब संस्था, जहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हो और उनकी संख्या 10 या उससे ज़्यादा हो, तो लॉ कहता है
कि वहाँ पीएफ कटना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उस संस्था को पीएफ एक्ट के अंदर अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उनका पैसा डिडक्ट होता है। हाँ, अब तो चेंज हो गया है। पहले तो ये था कि एटलीस्ट 20 होने चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर में पहले 10 था, अभी सब जगह। और 10 का मतलब ये कि अगर ब्रांच है बहुत सारी आपकी, तो हर जगह के लोग गिने जाएंगे और मिला के 10 हो गए तो भी 10 मान लिए जाएंगे। जैसे आपकी 2 ब्रांच है, एक जगह 6 लोग हैं, एक जगह 4, तो 10 ही माने जाएंगे। तो पीएफ का पैसा कटता है। अब इस पीएफ का जो पैसा कटेगा वो आपकी बेसिक सैलरी और डीए, जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं, उसका 12% कटेगा। ये रूल है। और अगर आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ या उससे कम है तब तो मैंडेटरी है पीएफ कटना, और अगर ज़्यादा है तो आप चाहेंगे तो कटेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी कटेगा। 12% इसलिए बनाया गया है कि 12% एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर आप चाहे इसमें 25%, 20% कंट्रीब्यूशन करना तो कर सकते हैं, लेकिन छूट आपको 12% की मिलेगी। उसके बाद पीएफ के बाद अगर बात करें हम लोग ईएसआई की, जो कि एक मेडिकल बेनिफिट है, तो इसमें जो एम्प्लॉयर होता है, पहले एम्प्लॉई की बात कर लें, तो वो 0.75% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब देता है कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सैलरी। टोटल सैलरी मीन्स ग्रॉस सैलरी। और इसमें ये था कि आपको बेसिक और डीए का देना था, और इसमें ग्रॉस का 0.75। लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है वो 3.25% कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है वो 13% कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में, एम्प्लॉयर। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, इसलिए बहुत से राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स लगता है और बहुत से राज्यों में नहीं लगता। कैसे लगता है? वो अलग अलग राज्य का अलग अलग लिमिट है। मैं एक रफ आइडिया आपको देता हूँ कि 10,000 रुपये तक अगर आपकी सैलरी है पर मंथ तो 100 रुपये, 10,000 से लेकर अगर 15,000 रुपये पर मंथ है तो 120 रुपये, 15,000 से लेकर 20,000 सैलरी है तो 150 रुपये, और 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में सैलरी है तो 200, और 25,000 से ऊपर चाहे जितना हो 250। ये एक स्लैब है, तो जितनी सैलरी होगी उसी हिसाब से ये कटेगा। और चौथा पॉइंट है टीडीएस। जब आपकी इनकम एक्सीड, मतलब ज़्यादा होगी 2.5 लाख रुपए से, तो आपको टैक्स देना पड़ता है।
साल भर की अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब ये कि 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, कर मुक्त है, माफ़ है। अब 2.5 लाख के ऊपर अगर होगा तो टीडीएस कटेगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप समझिए पीएफ का क्या बेनिफिट है। हम एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स की सैलरी पर मंथ 50,000 रुपये है और अगर ये 12% देंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये पीएफ। और 6,000 रुपये और कौन देता है? एम्प्लॉयर अपनी तरफ से आपके खाते में। तो आपके खाते में जुड़ता कितना है? एक महीने में 12 हुआ तो 12 महीने में 1,44,000। और अगर 1,44,000 आप साल भर में बचाते हैं तो अगर मिनिमम हम 6,000 भी ब्याज जोड़ लें तो 1,00,000। और 1,50,000 में हम ये मान के चलते हैं कि आपने 20 साल सर्विस करी तो 15 दूना 30 लाख। और 30 लाख पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो कम से कम आपको 50 से 60 लाख रुपए पीएफ का पैसा। तो ये छोटा छोटा जो इन्वेस्टमेंट है ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद इतना अच्छा अमाउंट मिलता है ताकि आप अपनी जो लाइफ है, रेस्ट ऑफ लाइफ, उसे अच्छे से गुजार सकें। तो भी मिल जाएगा। आप 1 महीने भी काम करोगे, पीएफ कटा है तो मिल जाएगा। लेकिन जॉब करते समय 1 महीने का नहीं मिलेगा, तब आपको वेट करना पड़ेगा 5 साल तक का। तो आप देख रहे हैं कि आपकी सैलरी से पैसा कट रहा है, लेकिन उससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि जितना आपका कट रहा है उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी आपको, तो आपका तो जमा 12,000 हो रहा है और 12,000 पे फिर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, वो भी 8, 7.5, 8% के रेट से मिलता है। और वो भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जी ये वाला जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो अब ये समझ गए बेनिफिट। इसी तरीक़े से ईएसआई का बेनिफिट है। इसमें तो पैसा मिल रहा है आपको, ईएसआई में पैसा नहीं मिलता क्योंकि यहाँ फैसिलिटी मिलती है। जैसे अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे और अगर आप बीमार नहीं पड़ते तो आपको कोई पैसा वापस। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं 10,000 का और बीमार पड़ गए आप और 1,00,000 खर्च हो गया तो 1,00,000 इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसमें दोनों बात है। इसलिए अगर आप अपनी सैलरी का इतना अमाउंट पे करते हैं 0 पॉइंट, तो आपकी सैलरी कितनी है? 50,000। 50,000 का 0.75 कितना हो जाएगा? 375 रुपये। 375 रुपये आपका सैलरी से क्या होगा? डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर 12 महीने का 4,500।
₹4500 आपके साल भर में आपके अकाउंट से क्या हुआ है, मतलब सैलरी से कटा है। तो जब ये 4500 है तो इनका कितना कटा होगा, एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से कितना दिया होगा। आप ऐसे कर लीजिए, 4500 इंटू 3.25 डिवाइड बाई 0.75, ऐसे करिए, पता चल जाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कितना देता है, 3.25। देखिए कितना आता है, हाँ कितना, 19,000। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 19,500 साल भर में कंपनी देती है और आप कितना देते हैं। अब 24,000 आप दे रहे हैं, तो क्या 24,000 का हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा नहीं होगा, होगा ही। इसीलिए आपको लग रहा है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया, 375 कट रहा, बट वो साल भर में इतना जा रहा है, साथ में आपकी कंपनी भी आपको हेल्प कर रही है, तो लगभग हो रहा है 24,000। तो 24,000 का रिस्क कवर भी ज़्यादा हो जाएगा, फैमिली मेम्बर भी शामिल हो जाएंगे, और ज़्यादा आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्लेम ज़्यादा, मतलब जैसे 40 लाख 50 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं, फ्री हो जाएगा। तो इस वजह से इसका पैसा तो नहीं मिलेगा, बट फैसिलिटी मिलेगी, और आप और आपकी फैमिली को पूरा मेडिकल का पैसा बच जाएगा, चाहे आप कहीं भी इलाज करा लो, गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी। दूसरी चीज़ ये ईएसआई का जैसे था कि ईएसआई कहाँ लागू होगा, तो ईएसआई के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 20 लोग होने चाहिए, 10 लोग होने चाहिए। अगर आपके इंस्टीट्यूशंस में 5 लोग काम करते हैं और कंपनी चाहती है कि हमारे सारे एम्प्लॉय क्या हो जाएं, इंश्योर्ड, तो इंश्योरेंस हो जाएगा, ईएसआई कटने लगेगा। तो ईएसआई भी क्या है, एक मेडिकल बेनिफिट है, और किसे मिलता है, एम्प्लॉय और उसकी फैमिली। फैमिली में माँ बाप आते हैं, एम्प्लॉय आता है, और अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ आती है और उसके बच्चे, भाई बहन नहीं आते। नहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ हाँ, माता पिता अभी है बहुत सी जगहों पे, बहुत जगह नहीं है, अब प्राइवेट सेक्टर में भी कर दिया है। अभी कोई जाओ पॉलिसी खरीदे तो बोलते हैं नहीं, वो माता पिता का अलग से कराइए, ऐसा बोलते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तब तो आपके भाई बहन भी आपके फैमिली में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हुई तो आपकी एक अलग फैमिली बन जाती है, इस वजह से बेनिफिट फिर वहीं तक मिलता है। तो इसलिए ईएसआई एक आपने चीज़ देखा, ये सब अकाउंटिंग में यूज़ होता है। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, पीएफ यूज़ हो रहा है, ईएसआई यूज़ हो रहा है, प्रोफेशनल टैक्स यूज़ हो रहा है, और टीडीएस यूज़ हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं स्लैब के हिसाब से है, इनकम के अकॉर्डिंग वो स्लैब चेंज हो जाता है। हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के लिए मिस्टर एक्स का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उनकी सैलरी ले लेते हैं बेसिक 20,000 रुपये पर मंथ, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता।
वो ले लेते हैं 10,000 रुपये पर मंथ। और HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेस, ये ले लेते हैं हम लोग 5,000 रुपये पर मंथ। ये मिस्टर एक्स की सैलरी है। अब हमको डिडक्शंस क्या करना है? PF, ESI, प्रोफेशनल टैक्स, TDS को छोड़ देते हैं। ये तो सबसे पहले एंट्री करते हैं हम लोग। जैसे अगस्त का महीना है तो जुलाई का कर लेते हैं। तो 31 जुलाई को आप क्या एंट्री करेंगे? तो आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, 35,000, क्योंकि आपकी सैलरी यही है। फिर आप लिखेंगे टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू PF अकाउंट। अब आप क्या करेंगे? जब PF कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक और DA को जोड़ देंगे, 30,000, और उसका कितना परसेंट? 12%, 3,600 रुपये आप दिखाएंगे। फिर आप लिखेंगे टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ESI अकाउंट। जब आप ESI कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? टोटल सैलरी लेंगे इनटू 0.75, एम्प्लॉय का तो यही शेयर है, बाई 100। ₹262.50। इसको राउंड ऑफ में 263 मान लेते। तो यहाँ पे टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ESI 263 रुपये, और टू प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बताया था कि मैक्सिमम 200 रुपये लग सकता है या 250, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन आता है। तो हम मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 250, और बाकी टू सैलरी पेबल, क्योंकि सैलरी तो दिया नहीं है, तो टू सैलरी पेबल है। अब हम क्या करेंगे? सारे एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे। और 35,000 में से इसको माइनस कर देंगे। 30,887, और लिख देंगे हम लोग सैलरी पेड नहीं किया ना, ड्यू आफ्टर डिडक्शंस। 31 जुलाई को आपने ड्यू किया, तो पेड कब करेंगे? 1 तारीख को पेमेंट करेंगे। किसका? सैलरी का। तो क्या एंट्री करेंगे? सैलरी अकाउंट या सैलरी पेबल अकाउंट? सैलरी तो आपने डेबिट कर ही दिया है, लायबिलिटी जो क्रिएट हुई उसका पेमेंट करना है। तो सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी पेड 30,887।
उसके बाद 10 तारीख तक प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया जाता है। 1 से 10 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे? प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोफेशनल टैक्स पेड। नहीं, पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, ये तो डिडक्ट ड्यू हुआ। क्रेडिट करने का मतलब ड्यू करना और डेबिट करने का मतलब पेड करना। तो पेमेंट कितना होगा? 250। एक बार तो आपने डिडक्ट कर चुका है, मतलब सैलरी से कट चुकी है। अब ये एंट्री हम गवर्नमेंट को पेमेंट वाली कर रहे हैं। एम्प्लॉई से यहाँ कट करने वाली करे थे। पैसा अभी हमारे पास ही है, गवर्नमेंट के पास, अब जा रहा है गवर्नमेंट के पास। तो ये हो गया डिडक्ट करने की और ये हो गया पेड करने की। अब उसके बाद 15 तारीख तक पीएफ और ईएसआई का पेमेंट होना चाहिए। तो 15 तारीख को पेमेंट कर देते हैं। किसके बाद? एक ही डेट को कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है। ये कंपनी के बिहाफ पे हम लोग कर रहे हैं। 15 लास्ट डेट है गवर्नमेंट की तरफ से 12 को कर दें, 10 को कर दें। इसके बाद करने का मतलब ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा ना, सब डैमेज चार्ज। तो ये मैक्सिमम डेट है। तो जब आप पेड करेंगे तो यहाँ भी ये डिडक्ट हुआ है। तो क्या लिखेंगे? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट डेबिट कितना? 3600। फिर लिखेंगे टू एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर भी देगा ना, करता तो सिर्फ एम्प्लॉई का है लेकिन देते दोनों हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट डेबिट कितना देता है? 13% और एम्प्लॉय कितना देता है? 12%। तो 3600 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 12 से डिवाइड, तो 12 तियाँ 36 और 13 तियाँ 39। ये हो जाएगा इनका। फिर उसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई अकाउंट डेबिट कितना दिया है? 263। फिर क्या लिखेंगे? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई अकाउंट डेबिट। तो 263 इंटू 3.25 बाई 0.75 कैलकुलेट करिए। ये एम्प्लॉई का शेयर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम्प्लॉयर का आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये 1137 ना होगा, कुछ फर्क होगा। तो 1100 कितना? 39। 1137 ही लिखिए, टेक्निकली वही सही भी लग रहा है। 7 और 3 10, ठीक है। अब टू बैंक अकाउंट, ये दोनों मिलके कितना हो रहा था? 1400।
और एक था आपका 3 3 6 7 7,500 8,900। क्या लिखेंगे? पीएफ एंड ईएसआई पेड। तो गवर्नमेंट के खाते में सारा पैसा पहुंच जाएगा। तो पहला काम क्या करना होता है, अकाउंटेंट को किसी कंपनी में सैलरी को ड्यू करता है और जो जो करता है उसको डिडक्ट कर लेता है। फिर सबकी एक डेट होती है, उस डेट के हिसाब से, जैसे सैलरी आमतौर से पहली को पे होता है तो सैलरी पे करेगा, फिर उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा, फिर उसके बाद पीएफ ईएसआई पे कर। दोनों साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ, और टीडीएस 7 तारीख तक पेड होता है, तो टीडीएस अभी बताया नहीं, तो टीडीएस के लिए थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, तो इसे नोट कर लीजिए।